सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को लेकर देर रात जो घमासान हुई वो बेहद हैरान करने वाला था। मेयर पर घमासान खत्म होने के बाद देर रात बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद था स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को लेकर। बीजेपी का आरोप था कि चुनाव में 47 वोट में सीक्रेसी नहीं बरती गई। ऐसे में बीजेपी पार्षद स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव को फिर से शुरू कराने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद तो सदन में दोनों के पार्षदों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले विवाद सिर्फ बहस तक था, लेकिन कुछ देर बाद एमसीडी सदन का पूरा नजारा ही बदल गया। पहले हाथापाई हुई, फिर बोतलें फेंकी गई। कुछ नहीं मिला तो सदन में एक दूसरे पर कटोरे भी फेंके गए। काफी हंगामे के बाद बैठक को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया, लेकिन बाद में जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, बीजेपी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में वो वेल तक पहुंच गए। उनकी मांग थी कि वोटिंग को दोबारा कराया जाए। जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में मेयर ने सदन को फिर स्थगित कर दिया। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कुमार विश्वास एक नए विवाद में घिर गए हैं। दरअसल रामकथा के दौरान उन्होंने आरएसएस पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर बाद में उन्होंने हालांकि माफी भी मांग ली है। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कुमार विश्वास की आरएसएस पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा था। कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते ये बात कही थी। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे है। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काय का बजट। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद कुमार विश्वास ने माफी मांगी। कुमार विश्वास का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कुमार विश्वास के ऊपर सवाल उठाए हैं। आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करें। उधर कुमार विश्वास के बयान को लेकर बीजेपी आरएसएस ने आपत्ति जताई है, लेकिन कांग्रेस ने इस बयान पर आरएसएस को घेरा है। देखिए, कुमार विश्वास जी ने जो कहा है वो सही तो कहा है। आरएसएस के बारे में आरएसएस करती क्या है? पढ़ती लिखती तो है नहीं, नफरत फैलाने का काम करती है। आप उनके बयान देख लीजिए उठाकर, जब भी उन्होंने जो बयान दिए हैं उस पर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नफरत ही फैली है। तो उन्होंने अपने जो बुद्धि विवेक से, और वो खुद भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, यदि उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। 2024 के चुनाव को अब लगभग बस 1 साल का ही समय बचा हुआ है, और ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों में जुट गए हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं। 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है। लगभग साल भर बाद होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। 2024 में सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। 2024 Alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. विपक्ष के इस दावे पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने न देखे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो 2024 में सरकार बनाने का मुंगेरी सपना देख रहे हैं। तो एक बात समझ लेना चाहिए, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। पहले तो गठबंधन की गठरी के छेद को रफू करें, फिर अपने नेताओं, उनकी उस बीच जो नेताओं के बीच में मतभेद है उसको रफू चक्कर करें।
और उसके बाद जो है वो सरकार का मुंगेरी सपना देखें, उसके लिए उन्हें कम से कम 20, 25, 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। विपक्ष के इन दावों पर सांसद चिराग पासवान ने भी तंज कसा है। एक लंबे समय से विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है और मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, जनरल इलेक्शंस में ही नहीं, अगर स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे भी ये लोग प्रयास करते हैं कि भाई विपक्ष एकजुट हो। बट जो विपक्ष राज्य के चुनाव में एक नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय चुनाव में कैसे एक साथ होगा। इधर बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की आस लगा करके बैठी हुई है, लेकिन बुधवार को तेजस्वी यादव ने नटकलों को ये कहकर नकार दिया कि सीएम बनने की जल्दबाजी उन्हें नहीं है। बिहार में इन दिनों 2024 के चुनाव से ज्यादा राज्य में तेजस्वी को सीएम बनाने की चर्चा जोरों पर है। आरजेडी तो कब से इस इंतजार में है कि तेजस्वी यादव सीएम बने, लेकिन बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान के बाद शायद पार्टी नेताओं का इंतजार बढ़ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। सन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। हालांकि इस दौरान जीतन राम मांझी बेटे को सीएम बनाने की मांग पर बड़ी बात कही। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता। तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए सही बात कि क्या है। केसी त्यागी और ललन सिंह पर भी जमकर हमला बोला। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में पशु चोरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चोर एक गाय को कार में चुराकर भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन चोरों को पकड़ भी लिया है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों गौ तस्करों ने पशु चोरी का नया तरीका निकाला है। चोर इन दिनों तस्करी के लिए गाय की चोरी का ऐसा तरीका निकाला है, इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। गौ तस्कर मुजफ्फरनगर में मारुति 800 कार से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीर देखिए कैसे ये बछड़ा रात के वक्त घर के पास खड़ा था। तभी ये दो चोर आते हैं और बछड़े को कार में भरकर भाग जाते हैं। बछड़े की किडनैपिंग पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस की टीम हरकत में आई और चोरों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मामला गौ तस्करी से जुड़ा है और देखते ही देखते पुलिस का आमना सामना गौ तस्करों से होता है और गौ तस्करों ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर घायल हो गए। पुलिस मौके से दोनों तस्करों के पास कट्टा और चोरी में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जो हमारी पार्टी चेकिंग कर रही थी, उसके द्वारा सेट से मैसेज पास किया गया कि एक संदिग्ध मारुति कार जो है भोपाल रोड की तरफ से कुकड़ी होते हुए जा रही थी। भोपाल रोड पे हमारी सेकंड मोबाइल जाम खुलवाने के लिए गई थी, उधर से जो है भोपाल रोड से कुकड़ी की तरफ मूव की है। इनके द्वारा जो भी मारुति में लोग थे, इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई पुलिस पार्टी के द्वारा भी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। जो भी घायल हैं उनको उपचार हेतु जो है जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। हरियाणा के लोहारू में नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में एक नया पेच अब सामने आया है। पुलिस ने 8 आरोपियों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है। भिवानी में हुए नासिर जुनैद हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान पुलिस ने बुधवार को इस हत्याकांड में 8 लोगों के शामिल होने का खुलासा किया, लेकिन इन 8 लोगों में मोनू मानेसर का नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। पुलिस के मुताबिक जिस सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों का अपहरण हुआ, उसे पुलिस ने हरियाणा में एक गौशाला से बरामद कर लिया है और रिंकू ने पूछताछ में पूरी वारदात कबूल कर ली है। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मार्मिक घटना है। कुल घटना की जितनी निंदा करें तो कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो
बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असामाजिक तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोल गए वो 4 साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती। उधर सीएम गहलोत ने इस मामले पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। मैं तो कहूँगा कानून अपना काम करे, तब ठीक। अगर उन्होंने एफ आई आर कर ली वापस क्लोज भी रहेगी। हमारे यहाँ कंप्लीट किया हुआ है एफ आई आर को, तो मैं ज़्यादा इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मामूली घटना है, कुल घटना की जितनी निंदा करें उतनी कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं। वहीं 3 तलाक कानून खत्म किए जाने को लेकर अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अहमद ने पीएम मोदी की तारीफ की है। तारिक अहमद ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम कहा है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब केंद्र के उसी फैसले से मुस्लिम समाज खुश नजर आ रहा है। अमृतकाल में अल्पसंख्यकों की भूमिका कार्यक्रम में अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अहमद ने कहा, पीएम मोदी ने देश के लिए और खासकर अल्पसंख्यकों के लिए कई कदम उठाए हैं, इसकी सराहना की जानी चाहिए। 3 तलाक दे देते हैं तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो ये जो स्टेप हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट में लिया गया है और विमेन जो डिप्राइव होकर रहती थी उनको एक स्टेटस देने के लिए एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है। और इस हवाले से हम जो हुकूमत है उसकी बहुत सराहते हैं और उनकी जो इस कोशिश है इसको हम कदर की निगाह से भी देखते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं। वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, क्योंकि उन्होंने जो देश मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जो बात किया, उन्होंने पसमानदा मुद्दे को उन्होंने जो कहा, जो हमारी सफरिंग थी, उन्होंने हमको मुसलमान समझ के नहीं देश के नागरिक समझ के हमारे अपलिफ्टमेंट की बात की। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल कई और बुद्धिजीवियों ने भी अल्पसंख्यकों के लिए उठाए गए कदम की तारीफ की। खास तौर से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए बेशुमार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। तो यकीनन जो अच्छी चीज़ें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और हम उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिला कानून पारित हुआ था। उसके बाद से ट्रिपल तलाक के मामलों में करीब 82% की गिरावट आई है। यूपी के बागपत में दाढ़ी बढ़ाने वाले फरमान पर दारुल उलूम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस फरमान पर भारतीय अल्पसंख्यक आयोग इस गाइडलाइन पर एक्शन ले सकता है। दारुल उलूम के दाढ़ी वाले फरमान पर अल्पसंख्यक आयोग की कैंची चल सकती है। दरअसल अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य कुमारी सैयद शहजादी ने इस फरमान के खिलाफ शिकायत मिलने पर एक्शन की बात कही है। अभी अगर माइनॉरिटी बच्चे कोई लिखते हैं हमको कि हमको दाढ़ी निकालने से उन्होंने स्कूल के बाहर लगा दिया है, उसके बाद हम इस पे अपना मीटिंग करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। समाज के हर तबके के लोगों तक न्याय पहुंचना चाहिए। अगर किसी को यह लगता है देश में कि हम माइनॉरिटी होने के कारण हमारे सर इस तरह बर्ताव हो रहा है, उसके लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, आप लिखिए। दारुल उलूम द्वारा मदरसों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो मदरसा छात्र दाढ़ी नहीं रखेगा या दाढ़ी कटवाएगा उसे मदरसों में दाखिला नहीं मिलेगा। इस बीच 4 छात्रों को निलंबित करने की बात भी सामने आ रही है। इस्लाम में फर्ज नहीं है, सुन्नत मौक़दा है। और ये भी हो सकता है कि उन बच्चों को कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, कोई उनके खाल में इन्फेक्शन हो, डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि आप दाढ़ी साफ करा लें, तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि अगर कोई परेशानी आ गई है आपके ऊपर और मर्ज है तो आप अपनी दाढ़ी कटवा सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन और कुछ मौलवी इस फरमान को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं।